नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की भूगोल से, इतिहास से और कला संस्कृति से 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच क्लास के साथ जुड़ जाइए। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। ये एंटीशोल्स मृदा पाई जाती है, पाई जाती है किस जलवायु प्रदेश में। किस जलवायु प्रदेश में। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शुष्क, बी ऑप्शंस में अर्ध शुष्क, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है आर्द्र और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अति आर्द्र। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि एंटीशोल्स मृदा पाई जाती है किस जलवायु प्रदेश में। बताइए मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लीजिए आप इसे, ठीक है। मिट्टी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो एंटीशोल्स मृदा, एंटीशोल्स, एक एरिडीशोल्स मृदा, एरिडीशोल्स, ठीक है। इसके अलावा इनसेप्टिशोल्स, इनसेप्टिशोल्स मृदा, इसके अलावा वर्टिशोल्स मृदा, वर्टिशोल्स और अल्पिशोल्स, अल्पिशोल्स। तो इस प्रकार से मिट्टी को है जो कि 5 भागों में विभाजित किया गया है। एंटीशोल्स मृदा, एरिडीशोल्स मृदा, अल्पिशोल्स मृदा, इसके अलावा इंसेप्टिशोल्स मृदा और वर्टिशोल्स मृदा। तो यहाँ पूछा गया है कि एंटीशोल्स मृदा पाई जाती है किस जलवायु प्रदेश में। तो बताइए ये कौन सा जलवायु प्रदेश होगा। बताइए शुष्क, शुष्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा कि जो एंटीशोल्स मृदा है ये कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में। अगर ये पूछता कि एरिडोशोल्स मृदा कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है तो अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है एरिडोशोल्स मृदा, ठीक है। अल्पिशोल्स जो मृदा है ये कौन सी जलवायु में पाई जाती है आप मुझे बताइए। अल्पिशोल्स मृदा आर्द्र जलवायु में, ठीक है। और वर्टिशोल्स अति आर्द्र में पाई जाती है और इंसेप्टिशोल्स मृदा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन कहीं से भी बनकर आ सकता है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं कि जो एंटीशोल्स मृदा है ये तो पाई जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश में, शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अलावा जो एरिडीशोल्स मृदा है ये पाई जाती है शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा जो अल्पिशोल्स मृदा है ये पाई जाती है आर्द्र, आर्द्र व उप आर्द्र, ठीक है, समझ में आया। और वर्टिशोल्स मृदा अति आर्द्र में। इसके अलावा जो इंसेप्टिशोल्स मृदा है ये कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाएगी। अर्धशुष्क एवं उप आर्द्र, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से कौन कौन सी मिट्टी है जो कि कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है मैंने यहाँ लिख दिया है। तो एंटीशोल्स मृदा तो पाई जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश में, एरिडीशोल्स मृदा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अल्पिशोल्स जो मृदा है ये आर्द्र और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा जो इंसेप्टिशोल्स मृदा है वे अर्धशुष्क और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है और वर्टिशोल्स मृदा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है सामान्य रूप से।
5 भागों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपसे? सुमेलित करें। सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपको ऑप्शंस। यहाँ पर आपको जलवायु दे दी गई है और यहाँ दे दिया गया है आपको जिला। जलवायु और जिले दे दी गई यहाँ पर। ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है शुष्क जलवायु, इसको आपको सुमेलित करना है अलवर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अर्ध शुष्क झालावाड़। उप आर्द्र जैसलमेर। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? आर्द्र चूरू। तो इसे आप सुमेलित कीजिए और कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए आप। 2 1 3 4। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 4 1 2। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 4 3 2 1। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 1 3 और 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। सुमेलित करें। यहाँ पर जलवायु दे दी गई है आपको और जिले दे दी गए हैं, तो बताइए कौन से जिले में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क जो जलवायु है वो कौन से जिले में पाई जाती है, आप मुझे बताइए। शुष्क जलवायु वाला जिला तो है जैसलमेर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर 2 आ रहा है, इस वजह से ये कट हो गया। ठीक है, और यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इस वजह से ये कट हो गए। शुष्क जलवायु तो पाई जाती है जैसलमेर में और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है चूरू के अंदर। ठीक है, चूरू के अंदर। उप आर्द्र जो जलवायु है वो पाई जाती है अलवर में और आर्द्र जलवायु पाई जाती है झालावाड़ जिले में। ठीक है, तो शुष्क जलवायु जैसलमेर में, तीसरा ऑप्शन अर्ध शुष्क जलवायु चूरू में, चौथा ऑप्शन उप आर्द्र जलवायु अलवर में एक और आर्द्र जलवायु झालावाड़ में। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो कि जलवायु को जो कि 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान की जलवायु को? एक तो है शुष्क जलवायु। अभी तो थोड़ी देर पहले तो मैंने मिट्टी का बताया था आपको कि मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भागों में। उसी प्रकार से राजस्थान की जलवायु को भी 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो शुष्क जलवायु, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु, इसके अलावा यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु और इसके अलावा आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और इसके अलावा उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु। इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में ये जिला जाते हैं, उप आर्द्र में इस प्रकार के जिला जाते हैं और आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है इसमें राजस्थान के पूर्वी जिले आ जाते हैं और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के दक्षिणी जिले आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि कौन सा बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है। अंतर्गत नहीं बना है। यहाँ पर बांधों के नाम दे दिए गए आपको। राणा प्रताप सागर, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पोक बांध, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गांधी सागर।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे? कौन सा बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत है जो कि नहीं बना है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देख लीजिए, जो राणा प्रताप सागर बांध है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है और चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। ये तो चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो पोक बांध है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, क्योंकि जो पोक बांध है तो व्यास नदी पर बना हुआ है, चंबल पर थोड़ा ना है। व्यास नदी पर बना हुआ बांध है। गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। और जवाहर सागर बांध कोटा में है और ये भी चंबल नदी पर बंधा हुआ बांध है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4। क्या पूछा गया है? देखो, अपनी तैयारी में आप है जो कि निरंतरता लाई है, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है तो निरंतरता के साथ करें। 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो निरंतर है जो कि तैयारी करते हैं, ठीक है, एक दिन भी गैप नहीं देते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एक दिन पढ़ते हैं और 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। फिर 2 दिन पढ़ते हैं और फिर 3 दिन नहीं पढ़ते। तो आप ही देख लीजिए इसका ग्राफ किस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ ऊपर की ओर हो रहा है और इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4। अरावली। अरावली की प्रमुख चोटियां। अरावली की प्रमुख चोटियों चोटियों को अवरोही क्रम में रखें। अवरोही क्रम में आपको चोटियों को रखना है। यहाँ पर चोटियों के नाम दे दिए गए हैं हमको। शेर, गुरु शिखर, जरगा, देलवाड़ा। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है जरगा, शेर, गुरु शिखर, देलवाड़ा। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, ठीक है। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है देलवाड़ा, गुरु शिखर, शेर और जरगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। अवरोही क्रम में आपको जो कि चोटियों को जमाना है। तो अरावली की जो प्रमुख कुछ चोटियां दी गई है, तो बताइए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की? यहाँ पर दे रखा है शेर, ए ऑप्शन में। शेर की तो है 1597 और गुरु शिखर की 1722, ठीक है। ये क्रम तो जम रहा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। बड़े से छोटे की ओर पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहले छोटा दे दिया गया फिर बड़ा दे दिया गया, इस वजह से ये ऑप्शन तो कट हो गया। जरगा की कितनी है? जरगा की है 1431, फिर शेर की है 1597, फिर गुरु शिखर की है 1722। यहाँ पर छोटा दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर छोटा दे दिया गया फिर यहाँ बड़ा दे दिया गया, इस वजह से ये ऑप्शन भी कट हो गया। गुरु शिखर की है 1722, शेर की है 1597, देलवाड़ा की है 1442 और जरगा की है 1431 मीटर, ठीक है। तो ये क्रम जम रहा है आपका बिल्कुल। सबसे पहले बड़ा क्रम है, फिर छोटा है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है, ठीक है। गुरु शिखर की 1722 है, शेर की 1597 है, देलवाड़ा की 1442 मीटर है और जरगा की है 1431 मीटर। हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा जो क्रम डी ऑप्शन में दिया गया है, तो देलवाड़ा की कितनी है? 1442 है, फिर गुरु शिखर की, तो ये फिर छोटा क्रम दे दिया गया फिर बड़ा क्रम दे दिया गया, इस वजह से ये ऑप्शन में कट हो गया है, ठीक है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको। शांता त्रिवेदी, जो ऑप्शंस में आपको दिया गया है, अरुणा राय, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दुर्गावती देवी, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है इंदुमती गोयनका। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में है, जो कि 1947 में किसके द्वारा की गई? महिला परिषद पूछ रहा है, किसके द्वारा की गई थी महिला परिषद की स्थापना? शांता त्रिवेदी के द्वारा। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महिला मंडल, महिला मंडल की जो स्थापना है वे किसके द्वारा की गई? बताइए। महिला परिषद की स्थापना तो शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई है, लेकिन अगर महिला मंडल आ जाए तो आप क्या करोगे? बताइए। दया शंकर सोत्री द्वारा। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि महिला आश्रम, अंतरिम में महिला आश्रम की स्थापना ये किसके द्वारा की गई है? बताइए आप मुझे। भाई महिला मंडल की स्थापना तो किसके द्वारा की गई है? दयाशंकर सोत्री के द्वारा। और महिला परिषद की स्थापना की गई है शांता त्रिवेदी के द्वारा। लेकिन महिला आश्रम पूछ लिया जाए कि महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है? नारायणी देवी के द्वारा। ठीक है। अंतर है इसमें, ये महिला आश्रम है, ये महिला मंडल है, और ये महिला परिषद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोटा बूंदी मार्ग कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट छतरी की संख्या है। छतरी की संख्या है 64, 94, 84 या 74। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट है, जो कि छतरी की संख्या है। कितने खंभों की छतरी स्थित है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइए। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट कितने खंभों की छतरी स्थित है? 84 खंभों की छतरी स्थित है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। आपको पता है कि जो 84 जो खंभों की छतरी है तो बूंदी में स्थित है। ठीक है। और 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में। और 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में। रणथंभौर में भी है 32 खंभों की छतरी। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़। ठीक है। यहाँ पर। और अगर पूछ लिया जाए कि एक खंभे की छतरी कहां पर स्थित है, तो ये भी रणथंभौर के अंदर ही है। ठीक है। और 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। और 16 खंभों की छतरी नागौर। ठीक है। इसके अलावा 18 या 20 खंभों की छतरी है जोधपुर में। पूछ ले जाए कि 18 खंभों की छतरी या 20 खंभों की छतरी कौन से जिले में स्थित है, तो ध्यान में रखना है आपको जोधपुर में। तो कुछ छतरियां हो गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, बाड़मेर के कानन मेले, कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? आपको दे दिया गया है यहाँ पर गीदड़ नृत्य ऑप्शंस में, भवाई नृत्य, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गेर नृत्य, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गुल्ला नृत्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? क्या है आकर्षण? कौन सा नृत्य है? कानन मेला आपको पता है बाड़मेर में लगता है, तो बाड़मेर के कानन जो मेला है इसका मुख्य आकर्षण क्या है? गेर नृत्य। ठीक है, और जो गेर नृत्य है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का और बाड़मेर का। और गेर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वीर पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। गीदड़ नृत्य तो आपको पता है कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य आपको पता है भवाई जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा जो घुड़ला नृत्य है ये है जोधपुर का। और घुड़ला नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सातल के द्वारा। ठीक, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? गीलों द्वारा गाया जाने वाला, गाया जाने वाला युगल गीत है। युगल गीत है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हरजस, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दी चक्री गीत, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बी छोड़ो, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हम सीड़ो। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। भीलों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत है। युगल का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है जो भील जनजाति के द्वारा गाया जाता है? बताइए कौन सा गीत होगा? हम सीड़ो। ठीक है, ये भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। भील स्त्री एवं पुरुष द्वारा हम सीड़ो। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा कहलाता है? तो जो भील स्त्री गीत गाती है, यहाँ पर लिख देती हूँ भील स्त्री, भील स्त्री के द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है सुवटिया। ठीक है, केवल स्त्री के द्वारा ही गाया जाता है, जबकि भील स्त्री और पुरुष के द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है हम सीड़ो। ठीक है, बिछोड़ो जो गीत है हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है, हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, दी चक्री जो गीत है भीलों के द्वारा, भीलों द्वारा उदयपुर का। ठीक है, और हरजस गीत आपको पता है भक्ति गीत है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर हरजस गीत किस प्रकार का गीत है। ठीक है, तो किस प्रकार का गीत है? भक्ति गीत। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भरतपुर प्रजा मंडल, भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है रेवाड़ी, हिसार, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भरतपुर,
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का, ये भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है जो कि कहाँ की गई थी? भरतपुर प्रजामंडल, ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रजामंडल का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर की भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? रेवाड़ी में की गई थी। और जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? कौन थे संस्थापक? किशन लाल जोशी, किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है, वे कहाँ की गई थी? इसकी जो स्थापना है वे की गई थी रेवाड़ी में। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल पूछ लिया जाए, या फिर सिरोही प्रजामंडल आपसे पूछ लिया जाए, सिरोही प्रजामंडल, या फिर पूछ लिया जाए कि जैसलमेर प्रजामंडल, तो इन प्रजामंडलों की स्थापना कहाँ की गई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो की गई थी कोलकाता में, ध्यान में रखना है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी बंबई में, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जोधपुर में, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया? मारवाड़ की पन्ना, मारवाड़ की पन्ना ढाई के नाम से, मारवाड़ की पन्ना ढाई के नाम से प्रख्यात, प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए। नाम दे दिए गए हैं यहाँ पर आपको, गौराधा है, हीराधा है, सोनाधा है, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मेरे हिसाब से ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पर। मीरा धाई, बताइए कि मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से प्रख्यात है जो कि स्त्री का है, जो कि नाम बताइए। मारवाड़ की पन्ना धाई, एक तो वो पन्ना धाई थी जिन्होंने उदय सिंह को बचाया था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए, तो वो थी गोराधाई। और गोराधाई कौन थी? जिन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था। ठीक है, अजीत सिंह को बचाया था और अजीत सिंह का पालन पोषण किया, पालन पोषण किया, इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। ठीक है, किसको? गोराधाई को कहते हैं। ठीक है, और अजीत सिंह अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि अजीत सिंह किसके उत्तराधिकारी थे, तो आप बताइए मुझे किसके उत्तराधिकारी थे अजीत सिंह? ये थे जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी, जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जसवंत सिंह किसके उत्तराधिकारी थे, तो क्या करोगे फिर? गज सिंह, ये गज सिंह के उत्तराधिकारी थे, ध्यान में रखना है। यानी गज सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जसवंत सिंह थे, और जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? अजीत सिंह। ठीक है, और अजीत सिंह का पालन पोषण किसने किया था? गोराधाई ने, जिन्हें मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन होगा। तो आज की 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर ली है। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।